हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में आता ही आता है हर एग्ज़ाम में, जीएनएम में, बीएससी नर्सिंग में, एएनएम में, मतलब मोस्टली उसमें कोर्सेज में ये होता है। और नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि पूरा नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। नर्सिंग प्रोसेस इज द स्टेप वाइज डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट्स केयर। इसका मतलब ये कि पेशेंट की केयर करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट की टोटल केयर करते हैं। ठीक है, दैट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द केयर, जो हमारी केयर की प्लानिंग करने में हेल्प करता है। डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ मेजर यूज्ड इन केयर एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ केयर। इसका मतलब ये है, जब भी कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तो तब से लेकर के, मतलब जैसे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में इंटर हुआ है तब से लेकर के जो जितना भी उसकी केयरिंग करना है वो पूरे प्रोसेस को, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में पूरे प्रोसेस को हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में जो पहला फेज़ होता है वो होता है असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, 2 फेज़ और होते हैं, असेसमेंट और डायग्नोसिस के बाद यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं गोल को और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वहाँ पे एक और पॉइंट आता है रेशनल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेशनल भी लिख सकते हैं। मेनली 5 फेज़ होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई वैसे पूछता है या कुछ भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि गोल और रेशनल भी इसमें नर्सिंग प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली 5 फेज़ होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको समझते हैं कि ये हैं क्या। अब हम समझते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर हम ये जो शब्द है इनके एक मतलब समझ लेते हैं कि इस स्टेप पे हम करते क्या है। बाद में इन सबको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है असेसमेंट। असेसमेंट में जब कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है, सबसे पहले उसका हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर हम जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसका एज, नेम, जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये सब कलेक्ट डाटा में आ जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज डाटा, मतलब जो उसका डाटा है उसको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मतलब जैसे उसका पहले नाम लिखेंगे, फिर उसका एज, जेंडर, डीओबी, मतलब इसी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर है वैलिडेट डाटा। वैलिडेट डाटा का मतलब है कि हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही पेशेंट का सही डाटा है ना। कि सपोज दैट कमल नाम के 2 पेशेंट है तो हमने इस कमल का डायग्नोसिस दूसरे पेशेंट में लिख दिया, मतलब उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डाटा। अगर जब हमने डाटा ले लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, वैलिडेट कर लिया, फिर हम डॉक्यूमेंट, मतलब कि डाटा को एक रजिस्टर में लिखते हैं, मतलब उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ये सारा काम हम असेसमेंट फेज़ में करते हैं। नेक्स्ट आता है फेज़ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम डाटा को एनालाइज करते हैं। जो जैसे उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, सपोज उसने कहा कि मुझे खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, कमजोरी हो रही है, तो मतलब इन सब साइन एंड सिम्टम्स को हम डायग्नोज करते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई रिस्क हेल्थ प्रॉब्लम। वही कहा गया है कि जितनी भी रिस्क प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है या आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इन सबको हम पहचानते हैं, मतलब उन पर स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। प्लीज़ यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी हम कोई नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं उसको नंदा के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो नंदा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा डायग्नोसिस होता है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। इसको भी मैं आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ कि डायग्नोसिस में मेनली हमको डायग्नोसिस पहचानना होता है और उसको नोट डाउन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट फेज आता है प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस। अब सपोज दैट कोई पेशेंट आया है, उसको चोट लगी हुई है, ठीक है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो जब सबसे पहले पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएगा तो सबसे पहले हमें उसकी ब्लीडिंग को रोकना है। उसके बाद फिर हम उसके पेन को कम करेंगे, उसके बाद फिर हम अदर मेडिकेशन देंगे। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, जो उसकी रिसेंटली प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यही है कि क्या था, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस। ठीक है, सबसे पहले उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करने कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद सेकंड में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये सब हम प्लानिंग फेज में करते हैं।
नेक्स्ट है फॉर्मुलेट गोल्स डिजायर्ड आउटकम। उसके बाद हम अपना गोल बनाते हैं कि जैसे सपोज कोई पेशेंट है उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे मतलब हम लोग गोल बनाते हैं कि इस पेशेंट को हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, दो टाइप के गोल होते हैं, मेनली शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। ये मैं आगे डिस्कस करूँगी, आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वापस हम पॉइंट पर आते हैं जो है फॉर्मुलेट गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम। हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग गोल बनाते हैं और उनसे मतलब कि करते ये सोचते हैं मतलब ये उस पर अप्लाई करना होता है हमको उसकी गोल के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे हम पेशेंट को टोटली क्योर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट नर्सिंग इंटरवेंशन। इसका मतलब ये है कि जो हमने गोल्स बनाए हैं इन सबको हमें राइट डाउन करना होता है। ठीक है, नर्सेज का मेन काम ये होता है कि अगर आप पेशेंट को कुछ भी करने जा रहे हैं, सपोज दैट आप अगर उसका वाइटल भी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको राइट डाउन करें। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं आएगा कि आप नहीं कर रहे हैं और जाकर के पेशेंट को केयर दे रहे हैं लेकिन आप नोट डाउन नहीं कर रहे, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। और आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया। तो कुछ भी हम करते हैं उसे हमें नोट डाउन करना होता है। एक रजिस्टर में हर तरीके के अलग अलग रजिस्टर होते हैं, उसमें नोट डाउन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, इसमें है डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटी। इम्प्लीमेंटेशन ऐसा फेज है जिसमें हम अप्लाई करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन को आप ऐसे समझिए कि ये अप्लाइंग फेज है, मतलब इसमें जो भी हमने प्लानिंग किया है उसको हम अप्लाई करेंगे, वो हम एक्शन करेंगे पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मेनली डूइंग मतलब कि हम अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटी जो भी हमने एक्टिविटी करी पेशेंट के साथ, मतलब उसको मेडिकेशन दिया या कुछ भी किया वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज द लास्ट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इसमें कंपेयर डाटा विद डिजायर्ड आउटकम। अब जो हमारा प्लानिंग फेज था उसमें हमने डिजायर्ड आउटकम निकाली थी कि पेशेंट के साथ अगर हम ये करेंगे तो हमारा पेशेंट जल्दी क्योर हो जाएगा, तो हम उनके साथ कंपेयर करते हैं। जो हमारा लास्ट फेज है इसमें हम कंपेयर करते हैं कि पेशेंट के साथ मतलब हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट आए हैं कि नहीं। जैसे हमने 10 दिन का टारगेट बनाया कि 10 दिन में हम इस पेशेंट को ठीक कर देंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट आए कि नहीं, 10 दिन में पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं। फिर कंटिन्यूटिंग, अगर हमें ज़रूरत होती है उस मेडिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग, अगर उसमें मतलब नीड होती है कि इसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो उसको मॉडिफाई भी करते हैं। मॉडिफाई का मतलब कि चेंज करते हैं, कुछ दवाओं में सपोजिट हमने कोई दवा बदल दी वो करते हैं। और टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान, और अगर वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है तो हम दवा को टर्मिनेट कर देते हैं, वहाँ पे मतलब कि हम दवाओं को एंड कर देते हैं। आई होप कि अब आपको ये पूरा जो नर्सिंग प्रोसेस के मतलब फेजेस हैं ये आपको एक समझ में राउंड मतलब समझ में आ गए होंगे कि मेनली ये जो असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन होता है, इन सब स्टेप्स में हम करते क्या है। अब फ्रेंड्स अब हम इनको डिटेल में एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट फेज़ है नर्सिंग असेसमेंट, इसको अब हम अच्छे से समझते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग असेसमेंट इज़ द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें कि हम जितना भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट की उसको कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं अबाउट अ पेशेंट, मतलब पेशेंट की वो जो मतलब क्या पेशेंट का जो डाटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ETC बाय अ लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड नर्स। मतलब कि जो एक इसमें नर्स होती है, हॉस्पिटल की जो रजिस्टर्ड नर्स होती है वो पेशेंट का सारा डाटा कलेक्ट करती है। उसका फिजिकल डाटा मतलब उसके मम्मी पापा का नाम, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका घर का इन्वायरमेंट कैसा, मतलब एक रफली हम पेशेंट का पूरा बायोडाटा ले लेते हैं। ठीक है, तो यही है नर्सिंग असेसमेंट में कि हम सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कि उसका रिलीजन क्या है, किस कास्ट का है, ये सब हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्टेड, मतलब कि 2 तरीक़ों से डाटा कलेक्ट किया जाता है। एक है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा है ऑब्जेक्टिव डाटा। द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू। जब हम पेशेंट से पूछताछ करते हैं, उससे उसके प्रॉब्लम्स जानते हैं, उस डाटा को सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट हमको बताता है, ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। सपोज दैट पेशेंट
कुछ हमें बता रहा है कि मुझे खांसी आ रही है, मुझे वीकनेस हो रही है, ये सब पेशेंट हमको बता रहा है तो ये सब्जेक्टिव डाटा में जाएगा। और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हम उसको मतलब उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसको देख करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, ठीक है। और जो पेशेंट बताता है उसको सिम्टम्स कहते हैं, और जो हम ऑब्जर्व करते हैं उनको साइन कहते हैं। ये एक मेन मतलब कि बेसिक डिफरेंस होता है साइन एंड सिम्टम्स में। आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमको बताता है, साइन वो होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर वो लिखा गया है कि जो सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट देता है, और इसमें होता है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, मतलब किस किस प्रकार से हम असेसमेंट करते हैं, किस किस प्रकार से हम पेशेंट का डाटा लेते हैं। उसके मेनली 4 टाइप्स हैं। पहला है इनिशियल असेसमेंट, फोकस्ड असेसमेंट, टाइम लैप्स्ड और ऑनगोइंग असेसमेंट, एंड लास्ट वन इज इमरजेंसी असेसमेंट। अब हम इन एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है इनिशियल असेसमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडमिशन असेसमेंट, हेड टू एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड। इसमें यह होता है कि इनिशियल असेसमेंट का मतलब कि जैसे ही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया तो जो फर्स्टली उसका असेसमेट किया जाता है उसको इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। जैसे फैमिली हिस्ट्री लेना, उसका जनरल स्टेटस जानना, उसके वाइटल देखना, उसका हेड टू एग्जामिनेशन करना, मतलब कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। फिर है लंग्स, मतलब कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड, ईयर्स, आइज, नोज, थ्रोट, लंग्स, पल्स, एटीसी ये सब चेक करना, ये हमारा इनिशियल असेसमेंट के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है फोकस्ड असेसमेंट। फोकस्ड असेसमेंट में दिस इज असेसमेंट कलेक्ट डाटा अबाउट अ प्रॉब्लम दैट हैज़ ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड। दिस असेसमेंट में बी परफॉर्म्ड इन ICU एट एवरी फ्यू मिनट्स। इसका मतलब ये है कि फोकस्ड में जो पेशेंट की मेन प्रॉब्लम है, सपोज दैट उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो मतलब उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसकी मेन प्रॉब्लम का जब वो असेसमेंट करते हैं उसको फोकस्ड असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, GI ट्रैक, ENT असेसमेंट, मतलब कि जिस भी ऑर्गन में उसको मेनली दिक्कत हो रही है उन ऑर्गन का असेसमेंट करना फोकस्ड असेसमेंट के अंदर आता है। और फ्रेंड्स ये हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो को दोबारा देखें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ जिससे आप अच्छे से रिलेट करके पढ़ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। ये है इट टेक प्लेस आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट टू एवेलुएट एनी चेंजेस इन द क्लाइंट्स फंक्शनल हेल्थ, इट ऑल्सो नोन एज ऑन गोइंग असेसमेंट। इसका मतलब ये है जैसे पेशेंट आया, ठीक है, उसको फीवर था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लेकिन 2-3 दिन बाद अगर वो एडमिट हो गया 2-3 दिन बाद उसको चक्कर भी आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये है कि जब वो हॉस्पिटल में आया तब उसको प्रॉब्लम दूसरी थी, लेकिन अब हॉस्पिटल में रहते रहते जब उसका क्योर हो रहा है, पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बीच में अगर उसको कोई दिक्कत आ जाती है, कोई दूसरी दिक्कत, उसको कहते हैं टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। फिर हम जो उसका असेस करते हैं वो टाइम लैप्स असेसमेंट के अंदर आता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी असेसमेंट। इसमें है इट टेक्स प्लेस इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इन विच द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज द टॉप प्रायोरिटी। नर्स परफॉर्म इमरजेंसी असेसमेंट बाय यूजिंग ABCCS। इसका मतलब ये इमरजेंसी असेसमेंट में है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, सपोज उसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जो हम असेस करते हैं उसको इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। इमरजेंसी असेसमेंट जो होता है बेस्ड ABCCS पर होता है। ABCCS का मतलब है A, सबसे पहले हम पेशेंट का एयरवे चेक करते हैं, नो ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, के मतलब उसको जो एयरवे है जो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, उसको गले में कुछ फंस तो नहीं रहा है, ये असेस करते हैं। नेक्स्ट B से ब्रीदिंग, इंश्योर दैट पेशेंट इज ब्रीदिंग। सेकंड में हम चेक करते हैं पेशेंट सांस तो ले रहा है कि नहीं। ये इमरजेंसी असेसमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं जिसमें पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा पेशेंट सीरियस, उसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, ये वहाँ के असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है C सर्कुलेशन। उसका हम सर्कुलेशन चेक करते हैं, मतलब पल्स रेट उसका चेक करते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड मतलब फोर्थ है C कॉन्शियसनेस। इसमें हम चेक करते हैं पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, मतलब पेशेंट होश में है कि नहीं, उसको मतलब कि उसका माइंड काम कर रहा है कि नहीं, पेशेंट अभी अवेयर है कि नहीं।
उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी, चेक दैट पेशेंट इज सेफ फ्रॉम द रिस्क। इसमें हम चेक करते हैं पेशेंट को, अब हम मतलब कि अगर इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें पेशेंट के डेथ होने के भी चांसेस है, तो लास्ट में हम सेफ्टी में ये चेक करते हैं कि पेशेंट को अगर हम क्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, इनिशियल, फोकस्ड, टाइम लैप्स और ऑनगोइंग, इमरजेंसी। आई होप कि अब आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी हेडिंग कवर करते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स, किस किस टेक्निक का यूज़ करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। तो मेनली 4 टेक्निक हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। अब हम इनको समझते हैं कि ये है क्या। तो फर्स्ट है इंस्पेक्शन, क्लोज एंड केयरफुल विजुअलाइजेशन ऑफ द पर्सन एज अ होल एंड टू ईच बॉडी सिस्टम इज नोन एज इंस्पेक्शन मैथड। इट इज़ डन बाय ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, etc। इंस्पेक्शन में ये होता है मेनली हम पेशेंट को देख करके, मतलब कि उसको देख करके समझ जाते हैं कि इसको क्या दिक्कत, जैसे सपोज अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो हमको देख करके पता चल जाएगा कि पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ है, इस उसके बॉडी पार्ट में एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें मेनली देख करके और ऑब्जर्व करके, पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करके हम मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं, असेस करते हैं। तो फर्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन को मेनली आप ये कीवर्ड ध्यान रखें, ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन। अगर आपको ये कीवर्ड याद रहेंगे तो आप इसका मतलब आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाल्पेशन। पाल्पेशन को आपको शब्द से ही मतलब पता हो रहा हो कि हम इसको पाल्पेट करके पता करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। इट इज़ अ मैथड ऑफ फीलिंग विद द फिंगर्स और हैंड ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन इट्स साइज, शेप और लोकेशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इलास्टिसिटी, etc। पाल्पेशन में मेनली फिंगर्स और हैंड का यूज़ करके उसको सपोज दैट ऐसे करके उसको हम पाल्पेट करके उसकी कंडीशन को पता करते हैं। अगर किसी को फीवर आ रहा है तो सबसे पहले हम उसके यहाँ पे उसके माथे पर, फोरहेड पर हम अपनी फिंगर रख के तो उसका टेम्परेचर जानते हैं कि इसको बुखार है कि नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ को हमको इंस्पेक्शन करने के मतलब कि उसको असेस करने के लिए हम जो दूसरी टेक्निक है पाल्पेशन, इसका भी यूज़ करते हैं। इसके मेनली 2 टाइप है, एक है डीप पाल्पेशन, एक है लाइट पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन को ऐसे, अगर उसको पेट में कोई दिक्कत हो रही है तो हम पेट में मेनली उसको प्रेस करते हैं, ऐसे ऐसे उसको प्रेस करके देखते हैं कि उसको मेनली पेट में क्या दिक्कत है। और लाइट पाल्पेशन का एग्जाम्पल है अगर हम किसी का टेम्परेचर चेक करते हैं, यहाँ पर अगर हम उसके फोरहेड पर हाथ रख के उसका टेम्परेचर चेक करते हो तो हम यहाँ पे लाइट पाल्पेट करते हो। अगर उसके पेट में कोई दिक्कत या कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में है वहाँ पे हम डीप पाल्पेशन करते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप से पाल्पेशन के, डीप एंड लाइट। नेक्स्ट है परकशन। It is an assessment technique which produce sounds by the tapping on the patient body surface or over the cavity। इसका मतलब परकशन का मतलब है हम पेशेंट के बॉडी पार्ट में ऐसे टैप, आपने कभी देखो कि डॉक्टर ऐसे टैप टैप कर करके चेक करते हैं उसकी कंडीशन को या उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको टैप करते हैं। तो वो जो टैप करते हैं उसको वो परकशन के अंदर आता है, उसको परकशन कहते हैं, जिसमें हम टैपिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन। इट इज़ एन असेसमेंट टेक्निक इन विच वी यूज़ अ डिवाइस। परकशन में था कि हम टैप करके साउंड सुनते हैं, उसको परकशन कहते हैं। ऑस्कल्टेशन में हम कोई एक मशीन का यूज़ करते हैं उसकी साउंड को सुनने के लिए। इसका मेन जो इसका एग्जाम्पल है वो स्टेथोस्कोप टू लिसन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। सबसे पहले जो स्टेथोस्कोप होता है उसको हम यूज़ करके उसके जो इनर बॉडी पार्ट के मतलब ऑर्गन है उनका फंक्शन सुनने के लिए हम करते हैं। तो ये मेनली ऑस्कल्टेशन में ये करते हैं। और परकशन में हम टैप करके साउंड सुनते हैं कि उसको क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा टेक्निक ऑफ असेसमेंट। इसके मेन 4 टेक्निक्स है। इंस्पेक्शन में हम मतलब आंखों से देख करके और ऑब्जर्व मतलब विजुअलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू पेशेंट को असेस करते हैं। नेक्स्ट है पाल्पेशन। इसमें हम फिंगर और हैंड का यूज़ करके समझते हैं पेशेंट को क्या दिक्कत है। परकशन में हम टैप करते हैं और साउंड को सुनते हैं। और लास्ट है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन किसी भी मशीन का यूज़ करके साउंड को सुनते हैं, वो आता है ऑस्कल्टेशन के अंदर। तो मेनली ये 4 टेक्निक्स हैं जो असेसमेंट के अंदर, या असेसमेंट को आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड की गई हैं। अभी हमने असेसमेंट को अच्छे से समझा। अब हमारा नेक्स्ट फेज़ है डायग्नोसिस फेज। अब हम इसमें समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है,
A nursing diagnosis is a clinical judgment concerning human response to health condition, life process, or a vulnerability for that response by an individual, family, group of community और community. नर्सिंग डायग्नोसिस में मेनली ये है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम एक क्लिनिकल मतलब एक क्लिनिकल वे में उसको डायग्नोस करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में. हाँ, इसमें हम उसको प्रॉब्लम होती है उसको हम डायग्नोस करके नंदा के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है, तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो बेस्ड ऑन नंदा है. ठीक है, अब आप पूछेंगे नंदा क्या होता है, तो चलिए अब हम नंदा को समझते हैं. नंदा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग, सॉरी डायग्नोसिस नहीं लिखा है, डायग्नोसिस, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ये नंदा का फुल फॉर्म है. नंदा के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी डिजीज़ कंडीशन को फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है, अब ये है टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है एक्चुअल डायग्नोसिस, सेकेंड है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, थर्ड है रिस्क डायग्नोसिस. एक्चुअल डायग्नोसिस, जो पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसको जब हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोस्ड करते हैं उसको एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं. हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, इसमें हम पेशेंट की मतलब कि हेल्थ प्रमोशन के लिए जो डायग्नोसिस लिखते हैं वो हेल्थ प्रमोशन मतलब कि हेल्थ को जब हम इम्प्रूव करते हैं उस स्टेज में जो डायग्नोसिस होता है उसको हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस कहते हैं. नेक्स्ट है रिस्क डायग्नोसिस, उसको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसके बिहाफ पर जो डायग्नोसिस बनता है उसको रिस्क डायग्नोसिस कहते हैं. फ्रेंड्स, आपको मैं एक एग्जांपल दे करके बता दूं. जैसे एक डिजीज़ कंडीशन है, जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें एक स्टोन है, तो अगर हमने बोला स्टोन इन गॉल ब्लैडर, ये जनरल वे में हमने बोला, और अगर इसका हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे वो होगा कोलीलिथियासिस. ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो डायग्नोसिस होता है, जो मेडिकल टर्म होता है उसको डायग्नोसिस कहते हैं. सपोज इट अगर आपको ज़्यादा बुखार है तो आप बोलेंगे जनरल वे में हाई फीवर है, लेकिन मेडिकल टर्म में उसको बोला जाएगा हाइपोथर्मिया, या और अगर लो फीवर है तो हाइपोथर्मिया. मतलब उसको जब मेडिकल टर्म में बोलेंगे तो वो डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है, और नॉर्मल जनरल वे में तो डिजीज़ कंडीशन होती है. अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंदा डायग्नोसिस क्या है. ठीक है, सॉरी, अब हम मतलब इसमें है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट है प्रॉब्लम, सेकंड है एटियोलॉजी, थर्ड है डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी मेन प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को लिखते हैं. नेक्स्ट है एटियोलॉजी, एटियोलॉजी का मतलब कि वही इस एक्चुअल मेडिकल टर्म, और फिर है लास्ट डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, उस जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या मतलब उसकी कैरेक्टर क्या है, मतलब कि उसका नेचर क्या है प्रॉब्लम का. जैसे फीवर आ रहा है तो फीवर से उसका फीवर का नेचर क्या है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, तो वो है डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें हम जो हमारा मतलब कि डिजीज़ कंडीशन है उसके हम कैरेक्टर या नेचर को लिखते हैं. तो 3 स्टेप में हमारा एक पूरा नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म होता है. आई होप कि अब आपको ये डायग्नोसिस समझ में आ गया होगा, और नंदा का मतलब कि नंदा का मेन उद्देश्य क्या है, नंदा क्यों है, किस लिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम मेडिकल टर्म में या किसी भी मतलब मेडिकल टर्म में ही हम कोई भी डिजीज़ कंडीशन को लिखते हैं तो वो हमारे डायग्नोसिस या नंदा डायग्नोसिस के अंदर आता है. फ्रेंड्स, हमारा असेसमेंट फेज़ कंप्लीट हो गया, डायग्नोसिस फेज़ कंप्लीट हो गया. अब हमारा थर्ड स्टेप है प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग तो हमने पहले ही समझ लिया था कि प्लानिंग में हम मेनली प्लान करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट किस किस तरीके से करेंगे, क्या क्या करेंगे, मतलब उसके अंदर क्या क्या गोल बनाएंगे, क्या क्या इंटरवेंशंस होंगे, तो हम इसको समझते हैं. टाइप्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग मेनली 3 टाइप्स की होती है, इनिशियल, ऑनगोइंग, डिस्चार्ज. इनिशियल, जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तब जो हम प्लानिंग करते हैं उसकी डिजीज़ कंडीशन को ठीक करने के लिए, वो इनिशियल में आती है. ऑनगोइंग में कि पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस स्टेज में जब हम कोई प्लानिंग करते हैं पेशेंट की बेटरमेंट के लिए, पेशेंट की रिकवरी के लिए, वो ऑनगोइंग प्लानिंग में आता है. और लास्ट है डिस्चार्ज प्लानिंग. डिस्चार्ज प्लानिंग में जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो उसको हम बताते हैं ना कि आप ये दवा लीजिएगा, ये मतलब कि चीज़ें खाने में अवॉइड करिएगा, ऐसे एक्सरसाइज करिएगा, वो हमारे डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर आता है. ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग है. फिर है सेटिंग प्रायोरिटाइज. हम प्लानिंग को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे. फर्स्ट है हाई प्रायोरिटी. इसका मतलब ये है कि जैसे
पेशेंट को एक डिजीज़ कंडीशन है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो अगर उसको कफ आ रहा है तो हमें उसके कफ को कम करना है और उसके प्लेटलेट्स बहुत डाउन है, उसका जल्दी जल्दी वेट लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले हमें उसके वेट को स्टेबल करना है कि उसका वेट लॉस ना हो। तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी उसके वेट लॉस को रोकना, प्रिवेंट करना। और ट्यूबरकुलोसिस में फीवर आता है तो सबसे पहले हमको फीवर रोकना है, मतलब कि जो उसके रिस्क है उनको एक स्टेप बाय स्टेप कवर करना। अगर उसको फीवर आ रहा है तो उस फीवर को रिड्यूस करना। इंटरमीडिएट प्रायोरिटी में क्योंकि जो बीच की प्रायोरिटी, इसमें उसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, उसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, इनको वो रोकना है, मतलब कि उनको इंक्रीज़ करना है। और जो उसका ब्लड लॉस हो रहा है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, खून की उसके अंदर कमी आ रही है, उसको रोकना है। इसमें इंटरमीडिएट प्रायोरिटी में ये, अगर उसको खांसी आ रही है उसको रोकना है। उसके बाद लो प्रायोरिटी में होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए, कि मतलब कि अब उसको आगे कोई दवा ना हो तो हम उसको उतने अच्छे से दवाएं दे देते, मेडिकेशन की। अगर 6 महीने का कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट में जो उसकी प्रायोरिटी हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो किसी भी डिजीज़ कंडीशन को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहले जो उसको मेन कंडीशन, मेन अभी जो उसके फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है उसको हाई प्रायोरिटी के अंदर रखते हैं। सेकेंड में जिसको हमको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है, उसको जो स्टेबल हो चुकी है वो हमें उसको क्योर करना है, वो इंटरमीडिएट के अंदर आती है। लो प्रायोरिटी के अंदर हमको उसको फुल केयर देना होता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि ये हाई प्रायोरिटी, इंटरमीडिएट और लो क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बोला, मतलब अभी हमने डिस्कस किया था प्लानिंग के अंदर गोल आते हैं, गोल हम बनाते हैं। प्लानिंग में ही हम गोल बनाते हैं कि हमको क्या क्या गोल अचीव करने हैं। तो मेनली 2 गोल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि सपोज दैट कि हमें पेशेंट का फीवर रिड्यूस करना है, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म में उसकी जो टोटल डिजीज़ कंडीशन है उसको क्योर करनी, मतलब उसको पूरा ट्रीटमेंट करके उसको बिल्कुल अच्छे से हेल्दी पर्सन बना करके उसको घर भेजना है। तो हमारा ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो 2 टाइप के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, लंबे समय तक के लिए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने प्लानिंग पढ़ ली है, अब हम पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसमें इम्प्लीमेंटेशन में हमने अभी पहले क्या किया था कि हमको बस अप्लाई करना है। कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन से हमको तुरंत याद आ गया कि अप्लाई करना है। इसमें रीअसेस, पेशेंट की कंडीशन को रीअसेस करना है। सबसे पहले हमारा काम ही होता है, सबसे पहले जब हम पेशेंट के पास कुछ भी करने जाते हैं उसको हम रीअसेस करते हैं। आप कोई भी मेडिकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, उसके पहले उसको रीअसेस करना ज़रूरी होता है कि पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीअसेस करते हैं, फिर सेटिंग प्रायोरिटाइज में अभी हमने समझा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेज रिसोर्सेज, मतलब कि अगर उसको ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज कि उसके जो हमको उसको पेशेंट को मेडिकेशन देनी, तो उस मेडिकेशन को हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि इस मेडिकेशन को देना है, मतलब उनको पास में ला करके एक ट्रे में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, इसका मतलब कि हमको जो करना एक्टिविटी वो हम परफॉर्म करते हैं। और लास्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। अब हम उसको एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर देते हैं कि अभी हमने पेशेंट को ये मेडिकेशन दी, या हमने वाइटल्स कलेक्ट किए हैं, या कुछ भी हमने पेशेंट के साथ एक्टिविटी करी उसके बेटरमेंट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में मेनली यही स्टेप्स होते हैं, ठीक है। लास्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से हमको ये समझना है कि हमको इसमें एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये है एक्टिविटीज़, वो ऐसे मतलब लिखा हुआ कि इसमें एक्टिविटीज़ जो हमने करी हैं उनको कंपेयर करना है। रिवाइजिंग द क्लाइंट्स गोल्स एंड आउटकम्स क्राइटेरिया, इसमें जो भी हमने गोल अभी तक पेशेंट के बेटरमेंट के लिए, पेशेंट की हेल्थ के लिए बनाए थे, उनको रिवाइज करने हैं, उनको रीचेक करने हैं कि जो गोल हमने बनाए थे उनके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट, मतलब हमने ट्रीटमेंट दिया कि नहीं दिया, उसको कंपेयर करना है। ट्रीटमेंट नहीं कि हम उसके पेशेंट की हेल्थ में कितना सुधार आया है, ये हमको एनालाइज करना है। फिर डाटा कलेक्ट करना है। फिर है मेज़र गोल अटेनमेंट, हमको वो गोल मेज़र करने के, अगर हमने पहले सोचा था कि हम ये मेडिकेशन देंगे तो पेशेंट की 50% हेल्थ में सुधार आ जाएगा, तो अब हम उसको रीअसेस करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ में 50% सुधार आया है कि नहीं आया है, ठीक है। रिवाइज और मॉडिफाइड द नर्सिंग केयर प्लान, इसमें हम रिवाइज करते हैं, वही मॉडिफाइड, अगर उसको नीड होती है तो उसको मॉडिफाई कर देते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है तो जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस, मतलब कि जो हमारी मेडिकेशन चल रही है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, उसको एंड कर देते हैं। फ्रेंड्स,
आज हमने डिटेल में डिस्कस किया नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके सभी फेजेस को लाइक असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया, अच्छे से समझा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सॉरी फ्रेंड्स, मुझे कोल्ड हो रखा है, आपने नोटिस किया होगा कि बीच में मुझे छींक भी आ जाती है। वैसे थोड़ा सा बीमार हूँ, मतलब थोड़ा सा फीवर हल्का हल्का लग रहा है। लेकिन एक मेरे फ्रेंड्स का एक कमेंट आया था कि मैम नर्सिंग प्रोसेस पे आप वीडियो बनाएं, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने अच्छे से नर्सिंग प्रोसेस को मैंने शॉर्ट नोट तैयार करे कि जिसको मैं अच्छे से ईजिली वे में आपको समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं 100 लाइक्स का टारगेट या एम सेट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप इतना तो कर ही देंगे, ठीक है, मेरे लिए। एंड thank you, thanks for watching and supporting me.